नमस्ते फ्रेंड्स, मैं अमित देव एकेडमी से। आज इस वीडियो में मैं चैप्टर 1 रिलेशन फंक्शन क्लास 12 के बारे में पढ़ाऊँगा। और मैं आपको पहले बता देता हूँ कि लगभग 29 स्टेट्स जो है आपको NCERT बेस्ड हैं और इन्हीं को फॉलो करते हैं, स्पेशली मैथ एंड साइंस। स्पेशली मैथ एंड साइंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिलेशन एंड फंक्शन क्या होता है। और आप रिलेशन एंड फंक्शन को एक बात और आप एक तरह से चैप्टर आप ने सेकेंड क्लास 11th में पढ़ चुके हो और हम उसको फिर आगे बढ़ाएंगे। और आज के क्लास में जो हम बताने वाले हैं, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, और सेकेंड है टाइप्स ऑफ रिलेशन, एंड थर्ड है इस पर बेस प्रॉब्लम्स। जो एग्जाम्पल्स हैं आपको, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज भी NCERT के कंप्लीट करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो रिलेशन को डिफाइन करना है। रिलेशंस होते क्या हैं सबसे पहले तो रिलेशंस द लिंकिंग, मैथमेटिकली टर्म में हम इसको डिफाइन करेंगे, ना कि इसका हम इंग्लिश के टर्म में या डिक्शनरी के टर्म में मीनिंग नहीं बताएंगे। द लिंकिंग और कनेक्टिंग बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और क्वांटिटीज लाइक टू सेट्स। दो सेट्स के बीच जो रिलेशन होगा वो बताएंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल हम देख लेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको रिलेशन फ्रॉम A to B दिखाना हो, तो इसको हम दिखा सकते हैं AB, A क्रॉस B, A is brother of B। ये हो गया आपको रिलेशन। इसको हम रिप्रेजेंट और तरह से कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर इफ़ A और B एलिमेंट है R के, तो A इज़ रिलेटेड टू V। ये तो डेफिनेटली होगा, A रिलेटेड है B से। इसका मतलब इसको हम अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, दैट इज़ A R B। ये तो कंप्लीट हो गया। देन हम बात करेंगे कि फंक्शन क्या होता है, उसके बाद हम टाइप ऑफ रिलेशन चलेंगे। रिलेशन स्पेशली आपको सेट में बहुत यूज़फुल है, इसीलिए रिलेशन पढ़ाया जाता है आपको। देन फंक्शन। फंक्शन की अगर हम बात करें तो फंक्शन का मीनिंग निकल के आता है ए स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशंस। ए स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। तो इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं F A टेंड्स टू B। इसको
हम क्या बोलते हैं, मैपिंग भी बोलते हैं, सो कॉल्ड मैपिंग। आपको याद रखना है कि ये स्टेट बोर्ड में भी आपको बहुत यूज़फुल है, एंड इसमें तो है ही सीबीएसई में। फंक्शन, रियल फंक्शन क्या होते हैं? रियल फंक्शन क्या होते हैं? जब आपको फंक्शन तो है ही, उसका अगर ए का सबसेट अगर बी हो जाए तो उसी को हम क्या बोलेंगे, रियल फंक्शन। जैसे मान लीजिए कि एफ है, अगर ये दिया हुआ है, यदि ए क्या है, सबसेट ऑफ, सबसेट्स ऑफ ए एंड बी, सॉरी, ए एंड बी आर सबसेट्स ऑफ आर फॉर रिलेशन, अगर ऐसा हो तो इसको हम रियल फंक्शन बोलते हैं। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। देन अब हम चलेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे फर्स्ट जो है वो है इम्पटी, देन है यूनिवर्सल, उसके बाद आपको फिर इक्विवेलेंस रिलेशन। मेनली 3 टाइप से रिलेशन को हम डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ रिलेशन में देखेंगे इम्पटी रिलेशंस। इम्पटी रिलेशंस क्या है? तो आपको याद रखना है कि जब r इज इक्वल टू 5 हो जाए, और ये आपको पता ही है कि सबसेट होगा कार्टेशियन a इंटू a, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो रिलेशन r है, रिलेशन r जो होगा उसको हम सेट A में क्या बोलेंगे, इन ए सेट A इज कॉल्ड एम्प्टी। कब? जब कोई भी एलिमेंट A का वो R में क्या हो, आपको वो रिलेटेड नहीं हो R से। इफ नो एलिमेंट ऑफ A is not related to element, any element of A, इसका मतलब है कि R 5 होगा। ये तो हो गया पहला। दूसरा होता है यूनिवर्सल रिलेशंस। यूनिवर्सल रिलेशंस क्या होते हैं ये देख लेते हैं। इम्पटी रिलेशन तो हो गया, आपको यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन कब होगा? जब each element of A is related to every element of A। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे R इजकल टू A क्रॉस A, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। ये हो गया यूनिवर्सल रिलेशन। तीसरा है आपको ट्राइबल रिलेशन।
ट्राइबल रिलेशंस क्या होता है आपको याद रखना है। इफ ए रिलेशन आर बोथ empty and universal relation। चार नंबर में होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस से पहले हमको कुछ और रिलेशन के बारे में जानना होगा, तब हम बता सकते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। तो इसके फर्स्ट में साइमेट्री रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन पहले बता देते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होगा? जब कोई एलिमेंट खुद का इमेज बना ले। जैसे इफ एलिमेंट ए जो है, तो इससे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन से पहले आपको रिलेशन आर इन ए सेट ए, अगर एक रिलेशन आर जो है सेट ए में है तब आपको रिफ्लेक्सिव पता चलेगा। रिफ्लेक्सिव क्या होगा? अगर ए और ए एलिमेंट हैं किसके? तो आर के, तब हमें क्या है, ये प्रत्येक के लिए इमेज बनाएगा। फॉर एवरी ए एलिमेंट होगा ए का। सेकेंड में इसके एग्जाम्पल अगर देखना है तो जैसे आपको पता ही है कि 1 अगर हम क्रॉस करते हैं 1 से तो भी क्या आता है? 1 ही आता है। तो इवेन का अगर हम करते हैं तो इवेन ही आएगा, ऑड का ऑड आएगा। बट इवेन ऑड अगर रहेगा तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, वो सिमेट्रिक बन जाएगा। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? तो सिमेट्रिक रिलेशन आपको याद रखना है कि इफ A1 A2 एलिमेंट हैं R के, तो ये रिजल्ट जो देगा वो क्या देगा कि इम्प्लाइज दैट कर दो, नहीं तो इसके जो होंगे वो होंगे A2 और A1 भी हो जाएंगे एलिमेंट आर के। ठीक है, फॉर ऑल A1 और A2 के लिए। इसके भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है ऑड और इवेन, तो इसके रिजल्ट ऑड भी हो सकते हैं, ये भी कर दें तो 3 ये आएगा। तो इस टाइप से ये आपको सिमेट्रिक रिलेशन दर्शा रहा है। 3 नंबर है आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड देन ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होंगे? तो ट्रांजिटिव रिलेशन हम देखते हैं। इफ A1 A2 एलिमेंट है R के, एंड आपको फिर क्या है, एंड A2 A3 भी एलिमेंट अगर हैं R के, तो ये क्या दे देगा आपको? अगर ऐसा होता है तो आपको हो जाएगा A1 A2 तो है ही, तो A1 और A3 भी R के।
for all A1, A2 and A3। और ये हो जाएंगे आपको एलिमेंट ए के, ये हो जाएंगे ये हो गया। और आपको ये इसी में याद रखना है कि अगर ये तीनों रिफ्लेक्सिव, साइमेट्री और ट्रांजिटिव रिलेशन कभी भी एक केस में होगा, एक कंडीशन दिया हुआ रहेगा, उस कंडीशन को फॉलो करेगा। अगर ये तीनों आपको सेटिस्फाई करता है उस कंडीशन को, तो रिलेशन क्या होंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। इसका मतलब है रिफ्लेक्सिव, साइमेट्री एंड ट्रांजिटिव। अगर तीनों होता है तो वो रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। देन नेक्स्ट, जब भी मेरा क्लास स्टार्ट हो तो आप एक नोट्स ज़रूर रखें, कॉपी कलम। उससे आपको बिना बुक का भी हो सकता है, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन आपको लिखते हुए बनाएंगे, आपको फील भी होगा कि स्कूल में आप पढ़ाई कर रहे हो। तो ये तो हो गया मेरा। एंड इसमें हम थोड़ा सा लिखेंगे कि हम आपको, जैसे आपको पता है कि सेट को दो तरह से हम लिख सकते हैं, रोस्टर और बिल्डर, सेट बिल्डर। इसमें भी आपको रिलेशन को भी दो तरह से हम रिप्रेजेंट या राइट कर सकते हैं। जैसे में एक मेथड होता है रिप्रेजेंट रिलेशन, रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला जो मेथड होता है वो रोस्टर, और सेकेंड होता है सेट बिल्डर। जैसे में कुछ कंडीशन दिया होगा, मान लीजिए अगर कंडीशन क्या है, अगर सेट दिया हुआ है, मान लीजिए सेट है 1 2 और 3, 1 2 3 आपको सेट है और इसको हमको डिफाइन करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो रोस्टर फॉर्म देख लेते हैं। आर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर ए प्लस 1। अब देखो ए की जगह अगर 1 और बी की जगह 2 हो तो 2 बराबर क्या होगा, 1 प्लस 1 2 बन जाएगा। और अगर 2 3 लेंगे तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 बन जाएगा। तो ये रोस्टर फॉर्म हो गया। और इसी को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सेट बिल्डर में। तो सेट बिल्डर में क्या होगा, ए रिलेशन आर बी इफ बी इज इक्वल टू ए प्लस 1। ये हो गया आपको सेट बिल्डर में। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम कुछ नोट्स देख लेंगे। नोट्स में एक नंबर में आपको देखोगे कि all elements of E are related to each other। एक दूसरे से ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये रिलेटेड हैं। ई क्या है, तो ई जो है मेरा है इवन इंटीजर। all elements of O are related to each other। तीसरा में है
इवन और ऑड जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं करते हैं। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर नॉट रिलेटेड टू elements of O and vice versa। ना तो E का एलिमेंट O से ना O का एलिमेंट E से रिलेटेड है। एंड फोर्थ में है कि ये डिसजॉइंट होते हैं। डिसजॉइंट मतलब इसमें कोई आपको रिलेशन नहीं होता है। E and O are disjoint। E and are disjoint and Z is equal to E universal। और आप देख सकते हो ये दोनों में कोई रिलेशन नहीं होता है, क्योंकि 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं 2 को, तो ये तो एक 1 आएगा, बट जब हम 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा इंटीजर नहीं देगा। तो इसीलिए हम रिलेटेड है ई से ई को, बट ओ ई में रिलेशन नहीं है। लेकिन 3 से भी 3 डिवाइड देंगे तो आपको 1 आता है, और ये भी z है। तो आपको ये पता चल गया कि सारे एलिमेंट ई का ई से है, बट ओ का ओ से है, लेकिन ओ का ओ से है, लेकिन बट आपका ई से ओ या ओ से ई नहीं है, क्योंकि वो जेड नहीं होगा। तो ये थे कुछ नोट्स। और 5वां में हम फंक्शन जब पढ़ाएंगे तो उसमें कुछ बात हम कर लेते हैं। डोमेन, रेंज, कोडोमेन, ये सारे आपने 11 में ही पढ़ा है। बस मैपिंग के थ्रू इन्हें हम थोड़ा क्लियर कर देते हैं। मान लीजिए ए और बी है, और यहाँ से आपको 1 2 3 है, तो ये इमेज बनाएगा, ये इमेज इसके साथ बनाएगा, तो ये आपका जो होगा वो हो जाएगा डोमेन मैपिंग में। ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा रेंज, ये हो जाएगा डोमेन, और ये हो जाएगा आपका कोडोमेन। और आगे से हम अब नेक्स्ट क्लास जो भी बताएंगे वो प्रॉब्लम होगा। इस जितने भी हमने आपको टॉपिक क्लियर किया कॉन्सेप्ट, उसी पर हम आगे प्रॉब्लम बताएंगे। फिर प्रॉब्लम ख़त्म होने के बाद हम एक्सरसाइज, हम बताए थे कि आपको पहले से इंट्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बाद आपको हम एग्जांपल और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम बताने वाले हैं। तो एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दिया है उसी को हम सॉल्व करेंगे। तो एग्जांपल 1 में क्या दिया है कि ए जो है एक सेट है जो सारे स्टूडेंट हैं, बॉयज़ स्कूल हैं। आपको दिखाना है कि रिलेशन आर जो ए में है वो कंडीशन क्या दिया हुआ है कि ए जो है सिस्टर है किसका, तो बी का, और इसे हमको शो करना है एम्प्टी रिलेशन। ये एक क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है कि दो बॉयज़ के बीच जो हाइट्स हैं दोनों के वो लेस देन 3 मीटर्स हैं, यानी डिफरेंस एक तरह से 3 मीटर्स का है, और उसको शो करना है आपको यूनिवर्सल रिलेशन। 2 कंडीशन दिए हुए हैं, और एक फर्स्ट जो कंडीशन है मेन ऑन स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज़ स्कूल। तो यहाँ से सीधा आपको सॉल्यूशन में क्या पता चल रहा है कि ये स्कूल जो है वो किसका है, बॉयज़ का है। जब बॉयज़ स्कूल है तो वहाँ गर्ल्स तो है ही नहीं, तो इसका मतलब सिस्टर कहाँ से होगा। सिस्टर तब हो सकता है जब उसमें आपको गर्ल्स का इंक्लूडेड रहे। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या होगा, सिंस द स्कूल इज बॉयज स्कूल, so
नो, कोई भी सिस्टर इसमें नहीं हो सकता है। गर्ल्स तो इंक्लूड है नहीं, तो आप क्या लिख सकते हो, नो स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, नो स्टूडेंट ऑफ द स्कूल कैन बी sister of any other student। इसलिए क्या हो जाएगा, r is equal to 5, hence r is the empty रिलेशन। ये तो कंडीशन 1 हो गया 1 का। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, आर डैश ए बी है, डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ ए एंड बी है लेस देन 3 मीटर इज द यूनिवर्सल रिलेशन। तो आपको पता है कि स्कूल में सिर्फ ये तो नहीं लिखा कि क्लास, अगर क्लास वाइज लिख देता तो हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए 10 का स्टूडेंट है तो वहाँ 15, 16, 17 वर्ष, मतलब सिंपल है, अगर 13 to 17 के आसपास एज रहता है, उसमें भी डिफ़र कर सकता है क्लास में भी, बट स्कूल में तो बहुत ज़्यादा डिफ़र करेगा। मान लीजिए 6 क्लास का कोई स्टूडेंट है, क्लास 6 का स्टूडेंट है, तो उनकी एज अगर देखा जाए तो उम्मीद किया जा सकता है 12 आसपास। तो क्लास 10 का अगर देखा जाए तो 15, तो इसका मतलब ये जो है 3 इयर्स। इसका मतलब गैप हो सकता है स्टूडेंट के बीच में बहुत सारे, 1-2 स्टूडेंट नहीं बल्कि बहुत सारे स्टूडेंट। तो इससे हमें पता चलता है कि ये तो यूनिवर्सल होना ही होना है। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन हम यहाँ दे रहे हैं आपको। स्टूडेंट हाइट ऑफ height between 2 students, height difference between 2 students, 2 स्टूडेंट के बीच में अगर देखा जाए तो हाइट क्या हो जाएगा आपको, टू स्टूडेंट has to be less than 3 meters, hence r dash is equal to a cross a। इस तरह r is the universal रिलेशन। हमने ये प्रूफ कर दिया कि आर क्या होगा, रिलेशन। तो एग्जाम्पल फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं कि आखिर क्या है। सेकेंड एग्जाम्पल में आप देखो तो यहाँ आपको एक ट्रायंगल, सेट ऑफ ट्रायंगल्स दिया है एक प्लेन में। आर जो है आपको रिलेशन है टी के अंदर। तो आपको क्या दिया हुआ है कि T1 T2 है और T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। तो आपको दिखाना है आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहाँ पर आपको सिंपल अगर देखा जाए तो दे दिया गया है 2 ट्रायंगल बना के दिखाते हैं आपको। पहले ABC, यहाँ से ये हो गया PQN R। ये दोनों मान लीजिए कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट कभी भी कोई ट्रायंगल कब होता है, जब उनका शेप और साइज इक्वल हो जाए। कहने का मतलब है कि ये साइड इक्वल, एंगल भी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी
इक्वल, क्योंकि शेप और साइज सेम होना चाहिए। सिमिलर में नहीं होगा तो कोई बात नहीं। आपने कभी देखा होगा कि सिमिलर छोटा और बड़ा, ये दोनों सिमिलर हो सकते हैं, बट ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें शेप देखा जाता है, साइज नहीं। इसमें शेप एंड साइज बोथ देखा जाता है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आपको पता चल गया। अब देखते हैं कि यहाँ पर लिखा कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 और इक्विवेलेंस हमको प्रूव करना है। हमने इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या बताया कि 3 कंडीशन होने चाहिए। कौन कौन? सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, फिर साइमेट्री और फिर ट्रांजिटिव। तो आपको बताए थे कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है। मान लीजिए A1 और A1 ही R होना चाहिए, A1। अब इसमें क्या है, A1 और A2, तो इसका मतलब हो गया कि A2 और A1 भी एलिमेंट होना चाहिए। और थर्ड में है ट्रांजिटिव में A1 A2 अगर एलिमेंट है R के, एंड A2 A3 है एलिमेंट R के, तो ये इम्प्लाइज क्या होगा, A1 और A3 भी होना चाहिए R के। तो ये 3 केस है रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव में। अब हम इस क्वेश्चन में इसको हम देखेंगे लागू करके। अगर ये सेटिस्फाई करता है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ये तीनों केस। अब देखिए यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर इसका मतलब R एलिमेंट है T1 और T2 को, ठीक है। आपको पता है फर्स्ट केस में रिफ्लेक्सिव में रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपको पता है कि T1 खुद का कॉन्ग्रुएंट होगा या नहीं। अगर ये हम ABC ट्रायंगल को ABC से अगर बोले कि कॉन्ग्रुएंट होगा या नहीं, होगा ही होगा, क्योंकि ये एंगल बराबर, ये एंगल साइड भी आपस में इक्वल हो गई। तो इसका मतलब है रिफ्लेक्सिव शो करेगा, रिफ्लेक्सिव शो करेगा। क्यों रिफ्लेक्सिव शो करेगा? क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट खुद का है आपको। तो इसको हम लिख सकते हैं R इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज एवरी ट्रायंगल congruent, every triangle is congruent to itself, to itself। ये तो हो गया रिफ्लेक्सिव की बात। सेकेंड में हम साइमेट्रिक की बात कर लेते हैं। साइमेट्री होगा, क्यों होगा ये भी देख लेते हैं। साइमेट्री इसलिए होगा कि आपको डायरेक्टली लिखा हुआ है कि R जो है एलिमेंट है T1 T2, इसमें तो कोई शंका नहीं है। और T1 आपको क्या लिखा हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। जब ये इसका कॉन्ग्रुएंट है तो आपको ये भी तो इसका कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि सेम साइज सेम एंगल। तो इसका मतलब T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1। इससे पता चल गया। अब क्या हो जाएगा, इसलिए R एलिमेंट होगा, या इम्प्लाइज आप कर सकते हो R एलिमेंट टू T1। जब ये कंडीशन आपको फुलफिल करेगा तो ये सिमेट्री भी हो गया। तीसरा में ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव भी होगा। ट्रांजिटिव क्यों होगा, अब देखिए
T1 कॉन्ग्रेंट है T2 का, पहले तो आप T1 और T1 T2 R के, यहाँ पर आपको दिया हुआ है T इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 एंड हम फिर एक तीसरा ट्रायंगल लेना पड़ेगा कि T2 और T3 भी मेरा क्या है, R का T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। अब ये इम्प्लाइज क्या देगा आप देख लो, आप खुद पता है कि T1 अगर T2 के होंगे और T2 T3 के होंगे, ये मान लीजिए एक और ट्रायंगल हम ले लें, ये इसका है ये भी इसका है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका तो होगा ही ना। मान लीजिए ये इसका है कॉन्ग्रुएंट है और ये कॉन्ग्रुएंट है इससे, तो ये तो कॉन्ग्रुएंट होगा ही आपस में, क्योंकि जब साइड और एंगल इसका बराबर ये भी इसका बराबर, तो सिंपल है तीनों आपस में बराबर, तो कॉन्ग्रुएंट तो होना ही है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। तो इसका मतलब है T1 इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू T1। किसका कॉन्ग्रुएंट होगा आपको, T3 का। इसका मतलब हो गया T1 और T3 हैंस रिलेशन R। इसको अच्छे से लिख देते हैं। बस इस तरह, रिलेशन R इज reflexive, symmetry and transitive. So R is an equivalence relation. Complete. नेक्स्ट हम एग्जाम्पल थर्ड देखते हैं, जो एनसीईआरटी का ही है। अब इसमें आपको दिया हुआ है कि एल कोई सेट है जो आपको लाइंस हैं और वो प्लेन पे है, किसी प्लेन पर, और आर जो है एक रिलेशन है एल में जो डिफाइंड करता है। ये कंडीशन दिया हुआ है L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, और आर को हमको साइमेट्रिक दिखाना है, और ये भी दिखाना है कि वो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है लेकिन साइमेट्रिक है। तो साइमेट्रिक का आपको पता ही है कि क्या होता है, कि खुद का ही इमेज बना दे तो वो साइमेट्रिक होता है जनरली वो रिलेशन। तो अब हम देखते हैं, तो एक हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं L1, क्योंकि L1 परपेंडिकुलर टू L2, सॉरी ये परपेंडिकुलर L2 हो गया, ये L3 ले लेते हैं, क्योंकि आपको ये भी दिखाना है L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 और ये साइमेट्री दिखाना है, लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं दिखाना है। तो आप देख लो, R इज साइमेट्रिक, R is not reflexive। पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। R is not reflexive because a line L1 कर लो, L1 cannot be perpendicular to
इटसेल्फ। खुद का परपेंडिकुलर कोई भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो एक प्लेन पर लाइन है बस, उसके अलावा कुछ नहीं। L1 परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, वो ओवरलैप कर जा हो सकता है, बट आपको परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है। ये तो फर्स्ट हो गया कि R हमको रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सेकेंड में R साइमेट्रिक है, ये दिखाना है। R इज साइमेट्रिक कैसे होगा, तो यहाँ से आप देखोगे L1 और L2 मेरा क्या है, एक एलिमेंट है R के, ये तो क्लियर है। इसका दिया हुआ है केस, आपको ये दिया हुआ है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ये भी दिया हुआ है। तो इसका अगर इम्प्लाइज हम देखें तो L2 भी परपेंडिकुलर क्या होगा, L2 परपेंडिकुलर टू क्या होगा, L1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि L1 का L1 का परपेंडिकुलर अगर L2 है तो L2 का भी परपेंडिकुलर क्या है, अगर ये 90 डिग्री यहाँ बना रहा है तो ये भी 90 डिग्री, तो इसके साथ बना, तो L2 परपेंडिकुलर L1। इसका मतलब है L2 L1 एलिमेंट है किसके, R के, तो वो इंक्लूड है, मतलब R में लाई करते हैं। तो लाई जब करते हैं L2 इज परपेंडिकुलर, वो दिया हुआ है, सॉरी वो तो हो गई। सो क्या हो जाएगा, R इज साइमेट्रिक। अब ये बोला कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं होना चाहिए, तो ट्रांजिटिव कैसे नहीं होगा ये हम देख लेते हैं, मिटा देते हैं इसको। R ट्रांजिटिव नहीं है, चल R ट्रांजिटिव नहीं है ये बोला जा रहा है। तो कैसे नहीं है, तो देखिए आपको L1 जो है परपेंडिकुलर L2 है, L2 L1 होगा, L3 तो परपेंडिकुलर L1 का भी होगा। ओ सॉरी, ये हम क्या कर रहे हैं, L3 क्या L1 का परपेंडिकुलर हो सकता है, नहीं हो सकता, वो पैरेलल हो सकता है। L1 L2 मान लीजिए आ रहा है, एंड L1 और L2 L3 ये भी मान लेते हैं आ रहा है। ये जब केस आएगा, बट L1 L3 L1 is not perpendicular to L3, वो कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये पैरेलल हो सकता है बट आपको परपेंडिकुलर नहीं, हैंस R is not ट्रांजिटिव। चूँकि सिमेट्रिक ने मैंने प्रूफ किया और रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नहीं हो रहा था। R is symmetric, neither reflexive nor ट्रांजिटिव। ये तो हो गया एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 4 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है कि रिलेशन R जो 1 2 3 है वो आपको गिवन है। कैसे रिलेशन दिया हुआ है, 1 1 ये एलिमेंट है, 2 2 3 3 4 1 2 2 3, ये आपको रिफ्लेक्सिव है लेकिन ना तो सिमेट्रिक है ना तो ट्रांजिटिव है। तो आप यहाँ से साफ पता चल रहा है कि R इज रिफ्लेक्सिव। Because R element 1 1, R element 2 2 and R element 3 3। इसका मतलब आपको साफ पता चल रहा है कि 1 का 1, 2 का 2 और 3 का 3।
इमेज बना रहा है, तो ये आपको रिफ्लेक्सिव है। इसको और हम लिख सकते हैं इस तरह भी, वन वन टू टू थ्री थ्री, बस आर एलिमेंट 1 2 but R 2 1, so R is not symmetric। अब आप फिर से देखना कि R एलिमेंट है किसके, 1 2 के, R एलिमेंट है किसके, तो 2 3 के, बट R नॉट एलिमेंट किसके, तो 1 3 के, hence R is not ट्रांजिटिव। क्लियर है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। यहाँ से क्लियर पता चल रहा है कि आपको 2 3 तो 1 2 तो एलिमेंट है आर के, 2 3 भी है, बट 1 3 आपको नहीं है, वो लाई ही नहीं कर रहे हैं, और जब लाई नहीं कर रहे हैं तो नहीं होगा। हैंस R is reflexive but neither symmetry nor transitive। क्लियर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम 5 देखते हैं। इसमें क्या है कि रिलेशन R है, जो आपको Z है, इंटीजर है, वो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, तो रिलेशन बराबर ए बी, और 2 डिवाइड होता है A डिफरेंस B, यानी A माइनस B। ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसको हमको प्रूफ करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो आप देखो यहाँ R A B है, 2 डिवाइड्स A माइनस A B है, तो हम क्या करेंगे, R एलिमेंट होगा A का, और आपको पता है 2 डिवाइड से भी हो जाएगा A माइनस A का। ऐसा हमने क्यों लिखा, ऐसा हम क्यों लिख सकते हैं, ये भी आपका सवाल होगा। इसलिए कि अगर हम A माइनस A करें तो अब 0 आ जाता है, 0/2 इज इक्वल टू 0, एंड 0 इज द इंटीजर। तो ये तो हो गया। फॉर ऑल Z, ठीक है, फॉर ऑल ए एलिमेंट Z कर दिया जाए। क्लियर है। अब देखिए, सो R इज क्या हो जाएगा, आपको सबसे पहला रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब सेकेंड हम देखते हैं कि हमको साइमेट्री चाहिए, तो साइमेट्री के लिए क्या करना होगा। साइमेट्री के लिए अगर R एलिमेंट का A B है तो B A भी क्या होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए R का। R एलिमेंट A B ये तो दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ 2 डिवाइड्स दिया हुआ है आपको
ए माइनस बी, देन आर एलिमेंट हो जाएगा बी ए 2 डिवाइड्स बी माइनस ए, फॉर ऑल ए बी ए जेड। ये तो ऑब्वियसली ए बी दे, वो होना ही होना है। अब देखिए बी माइनस ए भी हो जाएगा आपको, क्यों हो जाएगा, मान लीजिए कोई एग्जांपल लीजिए, ए की जगह 4 माइनस 2, तो ये क्या आ जाएगा 2, तो 2 माइनस 4 भी क्या आ जाएगा -2, ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर। बस डिफरेंस क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये निगेटिव होगा, ये निगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा, इन दोनों में बस ये डिफरेंस है। सो आर इज सिमेट्री रिलेशन। अब नेक्स्ट है आपको ट्रांजिटिव करना होगा, तब तो इक्विवेलेंस रिलेशन हम प्रूफ कर पाएंगे। अगर ट्रांजिटिव नहीं होगा तो इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं होगा। तो ट्रांजिटिव तो होना ही होना है। अब क्यों होगा, क्योंकि अब देखो आर एलिमेंट है ए बी के, एंड आर एलिमेंट होंगे बी सी के। तो आप एक चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हो कि अगर हम ये करें कि दोनों को, इन दोनों को हम प्लस कर सकते हैं कि a माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस बी प्लस b माइनस सी, ये हो सकता है। इसको अगर पूरा अच्छे से लिखना होगा तो आप यहाँ लिख सकते हो 2 डिवाइड्स a माइनस बी एंड आर एलिमेंट बी सी 2 डिवाइड्स b माइनस सी, यहाँ हो गया। अब हम लिख सकते हैं आर एलिमेंट, ये तो नहीं लिख सकते लेकिन लिख सकते हैं इस ये 2 डिवाइड्स a माइनस सी। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो ये a माइनस बी प्लस बी माइनस सी हो जाएगा और आपको b भी कैंसिल होके a माइनस सी दे देगा। तो इस कहने का मतलब है कि अगर हम 4 माइनस 2 ले लें, 2 माइनस ये c की जगह भी हमको कुछ ले लेना चाहिए, मान लीजिए 1 ले लें, तो ये तो आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 1, और फिर इन दोनों का अगर माइनस करें तो माइनस सी दे देगा, इसका मतलब 1, और 1 इज ए इंटीजर। तो इससे पता चल रहा है कि क्या हो रहा है आपको, फॉर ऑल ए सी जेड। ऐसे भी ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से तभी डिवाइड होता है जब a माइनस बी क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। और यहाँ से 2 डिवाइड हो रहा है b माइनस सी, इसका मतलब b माइनस सी भी इवन होगा। और आपको पता होना चाहिए कि इवन का प्लस भी क्या देता है, इवन देता है। तो ये अगर देखा जाए तो a माइनस सी मेरा भी क्या है, इवन है। सो आर एलिमेंट हो जाएगा ए सी का, हेंस आर इज ट्रांजिटिव। अब चूंकि आर ट्रांजिटिव हो गया तो इसलिए आर मेरा क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और ए भी दिया हुआ है और दोनों का कंडीशन क्या है, ए एंड बी आइदर ऑड और
इवन, तो आपको प्रूफ करना है इक्विवेलेंस है। पहला क्वेश्चन आपको ये है। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, फिर सेकंड क्वेश्चन आगे देखेंगे। तो यहाँ आपको इक्विवेलेंस करना है, तो फिर से वही आपको करना है, रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो पहला केस हमको रिफ्लेक्सिव देखना है। तो रिफ्लेक्सिव में आप सिंपल सा देखो कि सेट ए है 1 2 3 4 और ए भी है। तो इसका मतलब ए जो है एलिमेंट है ए का, इसमें तो कोई शंका नहीं है, ये दिया हुआ है। उसके बाद ए भी या तो ऑड है या तो इवन है। तो ए या तो ऑड है या तो इवन है। ए एंड ए नहीं, ए आर तो देना कोई ज़रूरी नहीं है। इज आइदर ए मस्ट बी, ए मस्ट आइदर ऑड और इवन। ए या तो ऑड है या तो इवन होगा, ये तो यहाँ लिखा हुआ ही है। तो इसका मतलब हो गया कि R टेंड्स टू ए। कोई आवश्यक नहीं है यहाँ फॉर ए मस्ट आइदर ऑड और इवन फॉर ऑल ए एलिमेंट, so R is रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव तो इजी में होगी। अब हमको सेकेंड देखना है साइमेट्रिक हो रहा है या नहीं। साइमेट्रिक भी हो जाएगा क्योंकि आपको दिया हुआ है R एलिमेंट है ए बी, both A and B are either odd or even। तो इससे सिंपल है कि B and A must either odd or even। B और A, so R is symmetric। ये तो हो गया। अब R को ट्रांजिटिव हमको करना है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का? कोई भी प्रॉब्लम में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। देन ट्रांजिटिव में क्या होगा, आपको ए बी है तो आर एलिमेंट ए बी एंड आर एलिमेंट बी सी। ये क्लियर है? क्योंकि इसमें एक चीज़ है कि दिया हुआ कि या तो ए बी आपको ऑड है या इवन है। इसमें भी दिया हुआ या तो ऑड है बी, कहने का मतलब यहाँ से भी या तो ऑड है या तो इवन है, बी या तो ऑड है इवन है, सी भी ऑड इवन दोनों में एक है या दोनों है, वो ये नहीं लिखा है, बोथ आर आइदर ऑड और इवन, यहाँ से भी है। तो इसका कहने का है इसलिए
ए और सी must be A and C both must be odd or even. एंड ए और सी, जब ए सी फॉलो कर रहा है कंडीशन को तो ये एलिमेंट हो गया, हैंस आर इज ट्रांजिटिव। thus R is an equivalence relation। नेक्स्ट में हम फिर सेकेंड प्रॉब्लम में देखेंगे। सेकेंड प्रॉब्लम आपको आगे दिया हुआ है कि सारे एलिमेंट्स जो हैं, जो सबसेट है 1 3 5 वो रिलेटेड हैं एक दूसरे से, और जितने भी एलिमेंट हैं सबसेट 2 4 6 आर रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट्स ऑफ द सब 1 3 5 एनी एलिमेंट ऑफ द सबसेट 2 4 6। ये भी क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपली है। अगर हम देखें एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सबसेट 1 3 5 7 आर odd। We know odd are related to each other, so 1 3 5 7 related to each other। इसी तरह ऑफ, क्योंकि ये हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि ऑड रिलेटेड टू ईच अदर, इवन रिलेटेड टू ईच अदर, बट even and odd not related to each other। all elements of subset 2 4 6 are even। so 2 4 6 related to each other, ना तो इवन ऑड से रिलेटेड होगा ना तो ऑड इवन से। और ऐसे भी आप देखो तो इवन में हम 2 से अगर डिविजिबल करते हैं तो ये परफेक्ट डिविजिबल होगा, बट ऑड से डिविजिबिलिटी नहीं हो सकता है। देन थर्ड, इसी के तीसरे नंबर में आपको दिया हुआ है कि 1 3 5 7 इज नॉट रिलेटेड टू 2 4 6। नो एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 7 elements of A is not related to 2 4 6 because even not related odd not related to even and vice versa।
अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे आपको एक्सरसाइज बताएंगे एनसीईआरटी।